जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा का इंग्लिश पेपर। ठीक है ना। इंग्लिश में जो 37 क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना। तो यहां हम देख रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चन नंबर 64 है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। और ठीक है, देखो तो यहां पूछ रहा है कि ट्रांसलेशन करना है ना। ट्रांसलेशन करना है। हाल तालियों से गूंज उठा बोला है, हाल तालियों से गूंज उठा। पहली बात तो ये कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस का है। ठीक है ना। तो पास्ट सिंपल टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का है, एक्टिव है, पैसिव नहीं है ना। तो देखो यहां लिखा है देयर वाज एन इको, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। ही द हॉल रिसाउंडेड विद द चीयर्स, ये भी हो सकता है। द हॉल इकोड विद द साउंड ऑफ क्लैपिंग्स। ठीक है ना। तालियों से गूंज उठा बोल रहा है तो इसमें इसका आंसर दोनों होने की संभावना है, बी और सी। ठीक है ना। मेरे अनुसार से इसका आंसर जो है वो सी है और हमने इसका आंसर सी भी लिया है। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर में व्यापम क्या दे रहा है ना। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं सेकंड क्वेश्चन यानी 65 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ट्रेस पासर्स ब्लैंक बी प्रोसिक्यूटेड है ना। ट्रेस पासर्स ब्लैंक बी प्रोसिक्यूटेड, ये जो है ना मोडाल वर्ब का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। विल हो सकता है, मस्ट हो सकता है, शॉल हो सकता है और वुड हो सकता है ना। इसके अनुसार से पहले हम देखते हैं कि ट्रेस पासर्स क्या होता है। ट्रेस पासर्स मतलब वो होता है अनाधिकृत प्रवेश करने वाला कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं ट्रेस पासर्स। प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है मुकदमा चलाया, मुकदमा चलाना है ना। तो यहां बोल रहा है कि अनाधिकृत प्रवेश करने वालों के ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए है ना। चाहिए बोलेंगे तो आएगा क्या, मस्ट। इसका आंसर मस्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहां बताना है कि इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में यानी भविष्य काल में एक निश्चित समय तक कार्य का कंप्लीट होना पाया जाता है, ऐसा आपको बताता है ना। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई काम भविष्य काल में एक निश्चित अवधि तक पूरा होना पाया जाता है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम यहां ढूंढेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है, यहां पे आपको नरेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो नरेशन देखते हैं नरेशन में क्या आंसर आएगा। ठीक है, पूछ रहा है आई एम गोइंग टू स्टोर ही सैड, आई एम गोइंग टू स्टोर ही सैड। देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहां पे आप देख सकते हो दोनों तरफ कॉमा लगा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन उस तरफ दिया हुआ है, पलटा के दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। ही सैड आई एम गोइंग टू स्टोर। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि भाई वहां पर या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो निगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन अफर्मेटिव हो सकता है और क्वेश्चन निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे और जनरल रूल होता है। मैंने बुक्स में जो हमारी कोचिंग का कमिश्नर एकेडमी का जो बुक आता है उसमें नरेशन के पूरे 4 जनरल रूल बताए हुए हैं। अगर वो 4 जनरल रूल आप पढ़ लेते हो ध्यान से तो कैसा भी क्वेश्चन रहे नरेशन का वो आपसे बनेगा। ठीक है, तो यहां देखिए आई एम गोइंग टू स्टोर ही सैड है ना। तो उसका आंसर क्या होगा, ही सैड दैट ही वॉज गोइंग टू स्टोर। तो ये जो एम गोइंग टू स्टोर है ना वो वॉज गोइंग टू स्टोर होगा। इसके नियम होता है टेंस बदलना पड़ सकता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किससे बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस से बदलेगा। इसलिए ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्टोर है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्टोर। ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है कि यहां आपको आई ऑलवेज प्रीफर कॉफी, यहां पे आपको लगाना है, इन ऑप्शंस में से कोई एक को चूज करना है। देन लगेगा, फ्रॉम लगेगा, टू लगेगा, या किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन यहां नहीं लगेगा, ये बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भाई प्रीफर मतलब होता क्या है। प्रीफर मतलब होता है पसंद करना, ठीक है ना, पसंद करना, किसी चीज को किसी दूसरे चीज से ज्यादा पसंद करना, ठीक है ना। तो प्रीफर जो होता है ना हमेशा टू से सक्सेस होता है, ठीक है, इसमें देन का प्रयोग नहीं होता। तो यहां पे क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा टू, ठीक है ना, इसका आंसर होगा टू। तो ये क्या बनेगा, आई ऑलवेज प्रीफर कॉफी टू टी, मतलब मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, ये बताने के लिए हम प्रीफर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, व्यापम ने क्या किया है, अभी जो एग्जाम लिया है इसका ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन आया था, इसमें ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको उसका जो भावार्थ है ना उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है भाई। ट्रांसलेशन जो होता है वो दो आधारों पर किया जा सकता है, या तो आप वर्ड टू वर्ड करो, दूसरा भावार्थ करो, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होता है भावार्थ करना। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल सेंस है वो निकल करके आता है। तो यहां देखिए, यहां एक लिखा हुआ इंग्लिश में, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आर एट हिज फिंगर्स एंड, ठीक है ना। तो ये तीनों इसके सही आंसर हैं। पहाड़े तो उसे फर फर याद हैं, यहां पे निकल के आ रहा है इसका भावार्थ। गुणन सारणी उसकी उंगलियों के सिरों पर है, ये भी सही है। और गुणन सारणी उसकी उंगलियों के नोक पर है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, 70 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज है, आप ध्यान रखिएगा। यहां बोल रहा है कि उसने तो अपने पूर्वजों की नाक कटा दी है ना, पूर्वजों की नाक कटा दी है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ही हैज कट द नोज ऑफ हिज फोरफादर्स। तो नाक कटा दी है का मतलब ये नहीं है कि उसने सही में नाक काट दी है, ठीक है, वहां पे होता है नाम डुबा देना, है ना। तो नाम डुबा देना, देखो नाक कटा देना मतलब क्या होता है, नाम डुबाना, है ना भाई। तो नाम डुबाना के अनुसार से अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन बी है ना ये यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। वैसे ऑप्शन यहाँ पे डी जो भी है, ऑप्शन डी भी इसके आसपास आ रहा है। तो हो सकता है कि व्यापम इन दोनों में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करे। मेरे अनुसार से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी लग रहा है मुझे, ऑप्शन बी इसका सही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ बड़ा था, ठीक है। वैसे मैंने इसका जो आंसर है उसको ट्रांसलेट भी करके आपको दे दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ठीक है, देखिए यहां बोल रहा है कि आपको एक निबंध लिखना है, उसका टॉपिक है साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस। इस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो रिलेवेंट नहीं है, नॉट फाइंड द रिलेवेंट लिखा हुआ है। देखिए यहां लिखा हुआ है यहां लिखा है नॉट फाइंड द रिलेवेंट टू इंक्लूड इन योर डिस्कशन, है ना। तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो आप डिस्कस करते समय, लिखते समय उसको आप अपने रिटर्न में शामिल नहीं करोगे, ये पूछ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहां देखिएगा वहां बोल रहा है इंक्लूड नहीं करना है, रिलेवेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन सी क्या है, मैंने इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आप आराम से समझ सके। ठीक है, ऑप्शन सी में इसका आंसर दिया हुआ है द नॉन एग्जिस्टेंस, यहां लिखा हुआ है, एक मिनट, ठीक है। देखिए द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन scientific progress and individual subjective happiness, which is a complex multifaceted concept influenced by various other factors beyond scientific progress such as personal circumstances, values and social context, है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसका हिंदी में क्या मतलब हो रहा है, इसका हिंदी में मतलब हो रहा है, देखिए कि वैज्ञानिक प्रगति और व्यक्तिगत
व्यक्तिपरक खुशी के बीच में एक सीधा संबंध का अस्तित्व नहीं है बोल रहा है ना, नहीं है बोल रहा है, निगेटिव चीज बता रहा है। ठीक है, जो एक जटिल बहुआयामी अवधारणा है जो वैज्ञानिक प्रगति से परे है, परे है। यहाँ भी बोल रहा है वैज्ञानिक प्रगति से परे है, ऊपर बोल रहा है कि भाई साइंस एंड हैप्पीनेस है ना, तो उसमें रिलेवेंट होना चाहिए, और यहाँ परे है बोल रहा है, रिलेवेंट नहीं दिख रहा है। विभिन्न अन्य कारकों जैसे व्यक्तिगत परिस्थितियों, मूल्यों और सामाजिक संदर्भों में प्रभावित है। तो ये इसीलिए इसको हमने चूज किया है कि भाई ये जो है वो निगेटिविटी को दिखा रहा है। ऊपर बोला है कि रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, यानी निगेटिव ऑप्शन होना चाहिए, तो निगेटिव ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, इसलिए इसका मैंने आंसर लिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ भी जो है वो एक निबंध से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। आपको बताना है कि अगर आप निबंध लिख रहे हो किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा, लाभ क्या होगा, एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन ए सही लग रहा है मुझे। ठीक है, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो यहां इसलिए सही लग रहा है क्योंकि दूसरा ऑप्शन आप देखो यहां चैलेंजेस की बात कर रहा है। ठीक है, यहां चुनौतियों की बात कर रहा है और यहाँ एडवर्स इंपैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना, निगेटिव प्रभाव के बारे में बात कर रहा है। ठीक, और यहाँ बोल रहा है कि इनमें से सभी, तो इनमें सभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ चुनौतियों की बात कर रहा है, ऊपर बोल रहा है लाभ के बारे में बोल रहा है, एडवांटेज के बारे में बोल रहा है, तो एडवांटेज के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन ए ज्यादा सही बैठ रहा है। ठीक है ना, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इधर, भाई ये जो ऑप्शन है ये जो क्वेश्चन है इफ क्लॉज के बारे में है। वैसे क्लॉज के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया भी था। ठीक है ना, खैर इफ क्लॉज है, तो इफ क्लॉज जो होता है ना, क्लॉज की बात आ रही है, इफ क्लॉज जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, इफ क्लॉज जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की बात आती है, कंडीशन की बात आती है। तो जब भी इफ का प्रयोग होगा ना, इफ के साथ किस तरह से चीजें बैठाई जाती हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस जुड़ा हुआ है तो उधर आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। यदि इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस जुड़ा हुआ है तो उधर क्या आएगा, सेकंड जो इसका विपरीत सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यदि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस आया हुआ है, यानी हेड का प्रयोग हुआ है, इफ में हेड का प्रयोग किया गया है, तो उधर आपको सेकंड सेंटेंस में वुड हैव लगाना होता है। और यही जो तीनों क्लास है, ये तो तीनों सेंटेंस है, यही इफ क्लास में शामिल होता है। तो यहां देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, वी विल स्टे इंडोर्स एंड वॉच मूवीज। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि यहाँ फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, मतलब इसके पहले वाला सेंटेंस जो होना चाहिए वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होना चाहिए। बस अब इसमें आप ऑप्शन में छांट लीजिए कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कौन सा है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस जो है वहां पे लिखा हुआ है, देखिए इफ इट रेन्स टुमारो, इफ इट रेन्स लगा हुआ है ना, रेन्स एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ एस लगा हुआ है, तो एस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लगता है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। चूंकि इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ लगा हुआ है एस, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी आपको ट्रांसलेशन बोल रहा है। ठीक है, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी, ये बोल रहा है, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी, लेकिन दाल गलने का जो है ना सही में एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दे दिया है, योर पल्स विल नॉट डिसॉल्व हियर, सेम टू सेम दे दिया है। देखिए तो मैंने पहले ही बोला था कि भाई आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको भावार्थ को ट्रांसलेट करना है। इस अनुसार से इसका जो ऑप्शन बी है वो सही लग रहा है। देखिए यू विल नॉट हैव अ स्मूथ सेलिंग हियर, मतलब आपको यहाँ सब कुछ सरल तरीके से, सरल वातावरण नहीं मिलेगा, ऐसा करके यहाँ पे बोला हुआ है, यू विल नॉट हैव अ स्मूथ सेलिंग हियर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 75 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए 75 इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 में, इसमें भी आपको ट्रांसलेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो द रिसर्च फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन अ प्रेस्टिजियस जर्नल। ठीक है ना, ये बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा,
शोध परिणाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुए। ये जो है ना पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस टेंस है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, ये फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड, है ना। तो वर के बाद क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में वाज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है, शोध परिणाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहां आपको यूज करना है, यहां आपको यूज करना है मॉडल वर्ब यूज करना है, बहुत इजी है ये भी, ठीक है। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है सी ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, है ना। सी ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, है ना। तो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है शुड, कैन, मस्ट, वुड दिया हुआ है। शुड मतलब होता है चाहिए, और शुड का प्रयोग कहाँ होता है, किसी चाहिए के अर्थ में, किसी काम को करना चाहिए ऐसा सलाह देने लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैन, कैन मतलब होता है सकना, और ये क्या दर्शाता है भाई, ये शक्ति सामर्थ्य क्षमता को दर्शाता है। शक्ति सामर्थ्य क्षमता का मतलब ये हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस की शक्ति सामर्थ्य क्षमता को दर्शाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तालाब में तैर सकता हूँ, तो भाई मैं तैर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, मेरी क्षमता है, इस वजह से मैं वहां पे कैन लगाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे मस्ट दिया है, मस्ट मतलब होता है चाहिए ही, चाहिए ही, ठीक है ना। जैसे हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए, उस टाइप के, उस सेंस में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वहां मस्ट का प्रयोग होगा। और वुड जो है ना, वुड वो विल के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग होता है। हालांकि वुड जो है सिर्फ उसी तरह से प्रयोग नहीं होता, और भी उसके बहुत सारे यूजेस है। वुड का प्रयोग जो होता है वो रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है, पास्ट टेंस के इरेगुलर हैबिट्स के लिए होता है, ठीक है ना। और वुड का प्रयोग किसी प्रपोजल को नकारने के लिए भी होता है, गा गे गी के अर्थ में पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैन, ठीक है ना। सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वहां फ्लुएंटली लिखा हुआ है, वह 3 भाषाओं को धारा प्रवाह बोल सकती है। बोलना चाहिए नहीं आ रहा, सेट नहीं हो रहा, बोलना ही चाहिए नहीं आ रहा, और वुड भी नहीं आ रहा, क्योंकि फ्लुएंटली लगा हुआ है, धारा प्रवाह बोल सकती है, ज्यादा अच्छा सेट हो रहा है, इसलिए इधर हम कैन लगाएंगे। ऐसे ही देख के हम चीजों को सीखते हैं, कैन लगाते हैं, ठीक है ना। मतलब मॉडल वर्ब अगर आपको लगाना हो तो इन चीजों को आप ट्रांसलेट करके लगाइएगा, हमेशा सही फिट बैठेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उसको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, सी टोल्ड मी दैट सी वुड विजिट हर पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, है ना, ये बोला जा रहा है। तो सी टोल्ड मी लगा हुआ है, सी टोल्ड मी, और टोल्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टोल्ड का प्रयोग किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में किया जाता है। सेड टू मी को हटा करके हम टोल्ड लगाते हैं, पहली बात, ठीक है ना। उसके बाद जोड़ने के लिए दैट लगाए, इससे हमें ये पता चल गया कि वाकई में क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में ही दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है ना। तो वहां दैट, ठीक है, वो हट जाएगा। तो सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब देखिए वहां पे सी है ना। तो सी है तो हमने रूल में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया भी था, जब मैं नरेशन पढ़ा रहा था तो नरेशन में मैंने बताया था कि भाई इधर सी हो तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, आई मी माई होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, सी के अनुसार से चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ सी है क्वेश्चन में और इधर भी सी है, मतलब ये वाला जो सी होगा वो क्या होगा, वो आई रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है, देखिए कि यहां सी दिया हुआ है, सी, तो ये सी कैसे चेंज हुआ, सी चेंज हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले क्या रहा होगा, आई रहा होगा, यहाँ पे पहले आई रहा होगा, ठीक है ना, आई रहा होगा, और जो वुड लगा हुआ है वो विल रहा होगा, और ये जो हर लगा है ना ये माई रहा होगा, ठीक है ना, तो ये विल रहा होगा। तो देखिए अब इसको हम बनाते हैं, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल विजिट माई पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, ये इसका सही आंसर होगा। तो यहां देखते हैं, देखिए इधर सी लगा हुआ है, सी सेड टू मी लगा हुआ है, आई विल विजिट माई पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, देखिए ये कंजक्शन के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
कंजक्शन कैसे लगाना होता है आपको, सारी चीजें देखिए। द बॉय फेल डाउन, द बॉय वॉज रनिंग, क्वेश्चन लिखा हुआ है द बॉय फेल डाउन, द बॉय वॉज रनिंग, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंजक्शन लगा के दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया है वाइल, ठीक है ना, वाइल और वेन दिया हुआ है, और वेन दिया है, दो कंजक्शन लगा दिया वाइल और वेन। तो सबसे पहले हम ये जाने कि वेन का प्रयोग और वाइल का प्रयोग कैसे होता है, आखिर दोनों का मीनिंग क्या होता है ना। वाइल का प्रयोग भी जब होता है और वेन का प्रयोग भी जब के अर्थ में होता है, दोनों का आंसर जब ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा वाइल का प्रयोग कब होता है, जब दोनों कार्य एक साथ हो रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हो, ये दोनों काम एक साथ हो रहा है ना, तो वाइल आएगा। जब सर पढ़ा रहे थे, हम मोबाइल देख रहे थे, अब जब मैं पढ़ा रहा था आप मोबाइल देख रहे हो, दोनों काम एक साथ हो रहा है, उधर वाइल का प्रयोग होगा, ठीक है। अब अगर मैं पढ़ा के कंप्लीट कर लूं, उसके बाद कभी आपने देखा, तो वहां जब एक काम कंप्लीट होकर दूसरा कार्य शुरू होता है ना, उधर जब के अर्थ में वेन का प्रयोग होता है। अभी सेंटेंस को हम एक बार पढ़ते हैं, द बॉय फेल डाउन, द बॉय फेल डाउन, द बॉय वॉज रनिंग, है ना। तो लड़का जब दौड़ रहा था वह गिर गया, है ना। तो दोनों काम एक साथ जारी लग रहे हैं हमें, दौड़ रहा था जब गिर गया, लड़का जब दौड़ रहा था गिर गया, है ना। तो इस हिसाब से क्या होगा, इसमें वाइल लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे देखिए, ये ऑप्शन ए सही है, द बॉय फेल डाउन वाइल ही वाज रनिंग। यहां आपको उसका टेंस वगैरह चेंज नहीं करना है, यहां पे देखिए, यहां पे लगा द बॉय रैन वाइल फॉलिंग डाउन, ऐसा आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर ए ही सही होगा, द बॉय फेल डाउन while he was running, क्योंकि यहाँ टेंस जो है देखिए, ये ऊपर वाला पास्ट सिंपल टेंस में, नीचे वाला पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो जो जुड़ा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में ही है और ये वाला पास्ट सिंपल टेंस में है, दोनों का टेंस चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए क्या बोल रहा है, द डॉटर, लेट मी इरेज फर्स्ट, क्वेश्चन बोल रहा है द डॉटर रिजेंबल। देखिए रिजेंबल के बाद आपको यहां से कोई प्रीपोजिशन चूज करके लगाना है ना। तो रिजेंबल मतलब क्या होता है, रिजेंबल मतलब होता है के समान दिखना, है ना, के समान दिखना। और जनरली क्या होता है कि हम जो लुक लगाते हैं तो लुक के बाद लाइक लगा देते हैं, और इसमें आपने शायद यही गलती की होगी कि रिजेंबल के बाद लाइक लगा दिया जाए, लेकिन रिजेंबल अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसमें लाइक ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो रिजेंबल के बाद किसी भी तरह का कोई प्रीपोजिशन आपको यूज नहीं करना है, उधर आपको सीधा लगाना है नो नीड प्रीपोजिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नो प्रीपोजिशन नीडेड, ठीक है ना। तो द डॉटर रिजेंबल्स हर मदर इन लुक्स, जो लड़की है अपने माँ की तरह दिखती है, तो रिजेंबल्स में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर सी सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यहां पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में, आज आपका यहां कैसे आना हुआ जनाब, ये पूछ रहा है ना, आज आपका यहां कैसे आना हुआ जनाब। ये टाइप्ड क्वेश्चन है, यहां पे एक और क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क था। तो आप जब भी ट्रांसलेट करते रहें, ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन आप बनाते रहें, तो उसके पंक्चुएशन वगैरह को ध्यान दें, विराम चिन्ह वगैरह को ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कई बार तो इसी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है हमें, है ना। तो आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ जनाब, जनाब बोल रहा है, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ बोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, आंसर जो आएगा वो मेरे हिसाब से टेल मी सर हाउ व्हाई हैव यू कम हियर टुडे, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको आंसर ए सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 81 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है आर्टिकल आपको लगाना है 81 में, ठीक है। आर्टिकल लगाना है ही वेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल एज ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ हॉस्पिटल का जो प्रयोग हुआ है वो मूल अर्थ में किया गया है, मूल अर्थ में किया गया है, मूल अर्थ में किया गया है, क्योंकि यहाँ देखिएगा एक्सीडेंट वर्ड का प्रयोग किया गया है ना। तो आदमी हॉस्पिटल क्यों जा रहा है, भाई उसको बीमारी हो गई होगी या तो एक्सीडेंट हो गया, यहाँ साफ साफ लिखना है एक्सीडेंट हो गया है। तो जब हॉस्पिटल का, स्कूल का, टेम्पल का, चर्च का, मॉस्क का, ठीक है, बेड का, ऑफिस का, वर्क का, इन सब का प्रयोग मूल अर्थ में किया जाता है ना, तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर मैं कोचिंग आता हूँ और कोचिंग में मेरा मूल काम क्या है, पढ़ाना है, ठीक है ना, कोचिंग मेरा आना
मेरा मूल काम है पढ़ाना, तो मैं ये नहीं कहूँगा आई एम गोइंग टू द कोचिंग, नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं यहाँ शिक्षक और यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरा मूल काम ही वही है। तो जब ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हो जिसमें हॉस्पिटल जो दिख रहा है इसका मूल काम क्या है, एक्सीडेंट हुआ है भाई वहाँ इलाज कराना इसका मूल काम है, तो इसीलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल नीडेड, कोई आर्टिकल यहाँ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको वायस से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। वायस से देखते हैं, वायस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो वायस का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। देखिए बोला द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, ठीक है। द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, ये पहले से पैसिव वॉइस में है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो पहले से ही पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो देखिए इसका एक्टिव आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो सेंटेंस आया है ये किस टेंस में है ना, किस टेंस में है भाई, ये पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस है। तो आप पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस ढूंढिए, है ना। तो इसका पास्ट सिंपल क्या होगा, ये ऑप्शन ए सही है। अ फेमस ऑथर रोट द बुक, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और यहाँ ये देखिए रोट सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83, ठीक है ना। 83 में आपको प्रीपोजिशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। प्रीपोजिशन में आप ध्यान दीजिएगा, सी इज गुड ब्लैंक प्लेइंग एट द पियानो, ब्लैंक प्लेइंग द पियानो, ठीक है ना। सी इज गुड ब्लैंक प्लेइंग द पियानो, तो यहां जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 8, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा 8, ठीक है ना। 8 इसका सही आंसर है। वह पियानो बजाने में क्या है, अच्छी पियानो बजा लेती है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 8 का प्रयोग होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है क्लॉज के बारे में, ठीक। और क्लॉज जो है ना बहुत ही इजी ग्रामर होता है, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही, ठीक है। यहाँ आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। द टीचर ब्लैंक दिया हुआ है, वॉज वेरी नॉलेजेबल, द टीचर वॉज वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। शिक्षक जो है बहुत ही क्या था, उसको ज्ञान अच्छा था, उसकी ज्ञान बहुत अच्छा था, ठीक है, नॉलेज था उसको। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है 4 ऑप्शन, इन ऑप्शन में से किसमें से टीचर के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो विच, दैट, वेयर और हुम 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। विच का प्रयोग क्या होता है भाई, विच का प्रयोग निर्जीवों के साथ होता है, लेकिन टीचर तो निर्जीव नहीं है, ठीक है ना। दैट और वेयर तो स्थान को बताता है, दैट जो है और हुम जो है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, सही आंसर वो ए होगा, क्योंकि यहाँ पर दैट से ज्यादा बेटर क्या होता है, हुम होता है, क्योंकि सब्जेक्ट यूज हो चुका है, और सब्जेक्ट के लिए अगर हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है तो वो हुम ज्यादा बेटर होता है। हुम वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। तो शिक्षक के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए यह क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, आपका अभिप्रेत स्वरूप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी क्या है, पैसिव टेंस है, पैसिव सेंटेंस है। किसका पैसिव सेंटेंस है भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो आप पैसिव वाला सर्च करना है सबसे पहले तो, है ना। देखिए पैसिव वाला सर्च करना है, तो यहाँ आई विल लिखा हुआ है, यहाँ आई विल लिखा हुआ है, इधर फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन तो ऐसा ही कट जाते हैं, है ना। अब कटता है, अब 2 बच जाता है ए और बी। योर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है, आपका यानी योर, तो ऑप्शन बी सही जा रहा है, ठीक है। योर इंटेंडेड प्रपोजल विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, मैंने बोला था। देखिए ये क्या है, पैसिव है। विल बी के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, प्रेजेंटेड, करेक्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 86, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86,
क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोल रहा है, 86 में बोल रहा है, यहाँ भी आपको पूछ रहा है किसके बारे में, ऐसे के बारे में। तो यहाँ आपका जो ऐसे का टॉपिक है, ऐसे ऑन एथिकल कंसिडरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो इसका जो है ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, आपको एथिकल कंसिडरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको निबंध लिखना है, एथिकल कंसिडरेशन दिया हुआ है, तो उसमें आप क्या सही लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट टॉपिक फॉर एन एसे ऑन एथिकल कंसिडरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका ऑप्शन जो है वो डी है, डी सही होना चाहिए। द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये इसका सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87, तो 87 में क्या बोल रहा है, 87 में आपको सेंटेंस को जोड़ना है, कंजक्शन यहाँ पे यूज करना है। द रॉबर्स लूटेड द विलेज, द पुलिस अराइव्ड, है ना। द रॉबर्स लूटेड द विलेज, द पुलिस अराइव्ड, द रॉबर्स लूटेड द विलेज व्हेन द पुलिस अराइव्ड। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कुछ एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, हैड अराइव्ड व्हेन द रॉबर्स लूटेड द विलेज, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस कंजक्शन लगेगा, फिर उसके बाद लगता है पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, द पुलिस हैड अराइव्ड, पुलिस आ चुकी थी, व्हेन द रॉबर्स लूटेड द विलेज, जब क्या हुआ, जब लुटेरों ने गांव को लूटा था तो पुलिस पहुंच गई थी, ठीक है ना। तो ये उसी सेंस में सही बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, 88, ठीक है। यहां बोल रहा है कि आपको लगाना है सुपीरियर और जूनियर में क्या लगेगा, ये पूछ रहा है ना। तो he thinks that he is superior blank me though he is very junior blank me, है ना। तो सुपीरियर हो, जूनियर हो, इंफीरियर हो, सीनियर हो, इन सब में टू का ही प्रयोग होता है, देन नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 89, है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, यहां आपको लगाना है आर्टिकल, ठीक है। ही इज एन इंजीनियर बट ही आल्सो प्लेज ब्लैंक पियानो इन हिज फ्री टाइम। तो वहां पे क्या लगाना है, देखिए वाद्य यंत्रों के पहले तो हम द लगाते ही हैं, ठीक है। लेकिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग यदि पार्टिकुलराइज सेंस में होता हो या काउंटेबल सेंस में होता हो तो उधर हम जरूरत के अनुसार ए एन लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पियानो है तो पियानो में ए लगने के चांसेस भी हैं और द लगने के चांसेस भी हैं, दोनों हैं। लेकिन क्या यहाँ पे पियानो काउंटेबल सेंस में प्रयोग हो रहा है या क्या पियानो पार्टिकुलराइज्ड सेंस में प्रयोग हो रहा है। पार्टिकुलराइज्ड मतलब होता क्या है, पार्टिकुलराइज्ड मतलब होता है जब किसी संज्ञा को किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ दिया जाता है तब वो पार्टिकुलराइज्ड होता है। जैसे हम बोले क्रिकेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो क्रिकेट को छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया गया, है ना। तो वो जो क्रिकेट है वो पार्टिकुलराइज्ड हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैथ्स ऑफ राम, है ना। तो अब ये जो मैथ्स है वो पार्टिकुलराइज्ड हो गया क्योंकि किससे जुड़ गया है, राम से जुड़ गया है। तो जब भी कोई भी संज्ञा किसी प्रॉपर नाउन से जुड़ जाता हो तो वो पार्टिकुलराइज्ड बन जाता है। अब यहां आप देखो, ही इज एन इंजीनियर बट ही आल्सो प्लेज द पियानो इन हिज फ्री टाइम, तो यहाँ पे आएगा द, क्योंकि ना तो यहाँ पार्टिकुलराइज्ड हो रहा है और ना ही यहाँ काउंटेबल सेंस में प्रयोग हो रहा है, इसलिए द आएगा। आई एम प्लेइंग द पियानो ऐसे बोल सकते हैं, आई एम प्लेइंग अ पियानो नहीं होगा, आई एम प्लेइंग द पियानो होगा। हाँ ये हो सकता है, आई हैव अ पियानो, मेरे पास एक पियानो है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, काउंटेबल सेंस में, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है यहां भी आपको ऐसे के बारे में पूछा है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। यहां पे बोल रहा है टॉपिक दिया है आपको
इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, ठीक है। तो सोशल मीडिया का समाज के ऊपर प्रभाव क्या होगा, ये आपका टॉपिक है। तो उसमें बोल रहा है कि सुटेबल टॉपिक, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो जो टॉपिक दिया हुआ है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, उससे रिलेटेड क्या चीज़ सही है आपको यहाँ बताना है। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल डिस्करेज, पॉलिटिकल डिस्करेज बोल रहे हैं, वो तो सही नहीं हो सकता है ना। द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, ये सही हो सकता है। आगे और पढ़ लेते हैं। द राइज ऑफ सोशल मीडिया एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंस एंड देयर इम्पैक्ट, ये भी सही हो सकता है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये सही नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा सही है सी के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है, मनोवैज्ञानिक संबंध के बारे में बोल रहा है, इसलिए ये ज़्यादा सही हो सकता है किसके, सी की तुलना में, इसलिए इसका ऑप्शन बी ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोल रहा है, देखिए ये फिर इफ क्लास के बारे में पूछ रहा है आपको, और मैंने इफ क्लास के बारे में पहले ही आपको बताया था कि किस तरह से यूज होगा। तो सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ इफ के बाद क्या लगा हुआ है, इफ के बाद लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। देखिए आई हैड स्टडीड हार्डर लगा हुआ है, तो उधर क्या देना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में है, देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। 92 देखते हैं। देखिए 92 में क्या बोल रहा है, 92 में बोल रहा है कि डॉली, यहां बोल रहा है प्रीपोजिशन आपको लगाना है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बारे में पूछ रहा है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, डॉली लेफ्ट स्कूल ब्लैंक एज ऑफ 16 एंड वेंट टू वर्क ब्लैंक बैंक, है ना। तो जब किसी भी उम्र के पड़ाव को दर्शाना होता है ना, तो वहां एट का प्रयोग होता है और स्थायी कार्यों के लिए इन का प्रयोग होता है। तो उम्र के पड़ाव को दर्शाने के लिए आपको एट यूज करना है और स्थायी कार्यों के लिए आपको करना है इन, है ना। तो यहाँ देखिए एट और इन, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, पहली बार में आप एट लगाए, दूसरे में इन लगाए। तो डॉली लेफ्ट स्कूल एट एज ऑफ 16, जब वो 16 साल की थी तभी उसने स्कूल छोड़ दिया। एंड वेंट टू वर्क इन अ बैंक, और बैंक में काम करने चली गई, ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 इसमें बोल रहा है आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन एक्टिव में है, कन्वर्ट करना है आपको पैसिव में, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया है द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रोड्यूसेस लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप पैसिव स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। अब देख लो इसमें कौन सा ऐसा बना हुआ है ना। तो यहाँ देखते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर बीइंग, देखिए यहाँ आर प्रोड्यूसिंग लगा हुआ है, ये सही नहीं है। वर लगा हुआ है, वर का प्रयोग तो पास्ट में होता है, ये भी सही नहीं है। विल लगा हुआ है, फ्यूचर में होता है, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपको नरेशन के बारे में पूछ रहा है। नरेशन का क्वेश्चन है आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस सी सैड, सी सैड आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो ये भी किसमें का है, ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है। मैंने आपको पहले ही समझाया था जब मैं नरेशन पढ़ा रहा था कि क्वेश्चन आपको असर्टिव से ही आएगा, असर्टिव से ही क्वेश्चन आया हुआ है पूरा, ठीक है ना। तो असर्टिव में देखिए सी सैड आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, तो क्या बनेगा, सी सैड दैट सी वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। बहुत ईजी है, सी सैड दैट, आप वुड ढूंढिए, देखिए यहाँ वुड है, यहाँ वुड है, लेकिन यहाँ सेज लगा हुआ है, ऊपर सैड लगा, ऑप्शन ए सही है। सी सैड दैट सी वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ये सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 95 बहुत इजी है, डबल वर्ब के बारे में आपको पूछ रहा है क्या होगा करके। वर्ब डबल होता है, देखिए जब डबल वर्ब होता है ना तो दूसरे वर्ब में क्या हो सकता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, जनरली इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर बेटर हेल्थ, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, उसने मुझे लिखने की सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी टू राइट, ठीक है। उसने मुझे दौड़ने की सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी टू रन। तो टू रन एडवाइस पहला वर्ब मेन वर्ब था, उसके बाद जो सेकंड वर्ब आ रहा है वो इन्फिनिटिव होता है, जनरली उसके पहले टू लगा करके हम बनाते हैं, हालांकि जेरंड भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जेरंड नहीं बल्कि इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। 96 में क्या बोल रहा है, 96 में कि यहाँ ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में है। सी अटेंडेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। सी अटेंडेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि उसने दीर्घकालिक विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था, तो उसने दीर्घकालिक विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 में आपको वर्ब बताना है, इसमें कौन सा सही है करके देखते हैं। देखिए यहां आपको बताना है कि फ्यूचर एक्शन इनमें से किस ऑप्शन में फ्यूचर एक्शन के बारे में पता चल रहा है, फ्यूचर एक्शन के बारे में पता चल रहा है ना। फ्यूचर एक्शन मतलब यहाँ पे विल सॉल का प्रयोग होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है, फिर फ्यूचर एक्शन के बारे में पता कब चलता है, जब क्वेश्चन में बी गोइंग टू का प्रयोग होता है, बी गोइंग टू यानी इज एम आर गोइंग टू, ऐसा प्रयोग होगा तो पता चलेगा कि फ्यूचर एक्शन हो रहा है। जैसे देखिए आई एम गोइंग टू विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 98 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोल रहा है, यहां पे आपको लगाना है वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज इन द सिटी, ठीक है ना। किस टेंस में है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग BEING, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, तो आपको बीइंग ढूंढना है, BEING ढूंढना है आपको, ठीक है, तब आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए बीइंग को आप कहाँ पे लगा हुआ है, ये ऑप्शन ए में लगा हुआ है, क्या किसी और ऑप्शन में बीइंग लगा हुआ है, नहीं लगा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन लगाना है, द पेशेंट डाइड ब्लैंक कैंसर। तो डाई के बाद जब किसी बीमारी का नाम आता है तो वहाँ जनरली ऑफ का ही प्रयोग होता है, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑफ, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज ब्लैंक लिटिल मिल्क लेफ्ट इन ब्लैंक ग्लास सो आई हैव टू बाई मिल्क, है ना। तो यहाँ देखिए लिटिल के पहले क्या लगाना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे आप देयर इज लिटिल मिल्क लिखा हुआ है, लिटिल मिल्क, है ना। इतने में कहीं भी वर्ब का, एक्शन वाले वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट, फिर इन द बॉटल, सो आई हैव टू बाई मिल्क, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए और द, ठीक है। तो ये मैंने पूरे जितने क्वेश्चन आए थे 37 उन सभी का आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है। देखिए ये तो बेस्ड है, फाइनल आंसर आएगा वही सही होगा, उसी को सही माना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है। और ओके, थैंक यू, जय हिंद।